शुरुआत करते हैं मनी यानी मुद्रा के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। आखिर ये है क्या? हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद उतना सोचते नहीं कि ये कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर इतना पावरफुल क्यों है। एग्जैक्टली, ये सवाल बहुत फंडामेंटल है और अक्सर हम इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। देखिए, सिंपली पुट, मनी कोई भी ऐसी चीज है जिसे आम तौर पर मतलब जनरली गुड्स और सर्विसेज के पेमेंट के लिए और डेट्स के रीपेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। सबसे जरूरी बात, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, मतलब लेन देन का एक कॉमन जरिया। इसके बिना आप सोचिए, आज की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। हाँ, ये तो आज की बात। पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? मेरा मतलब है, ये कागज के नोट्स या कॉइन्स, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा? ये सफर जरूर इंटरेस्टिंग रहा होगा। हाँ, बेहद इंटरेस्टिंग। आज जिसे हम मनी कहते हैं, वो कोई एक दिन की इजाद नहीं है। ये हजारों साल के एवोल्यूशन का नतीजा है। इसकी शुरुआत हुई थी कमोडिटी मनी से। कमोडिटी मनी, ये कैसा पैसा था? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब कोई फिजिकल आइटम, कोई वस्तु जिसे उसी प्रकार की दूसरी आइटम से आसानी से बदला जा सके और जिसे लोग वैल्यू देते हों। जरा सोचिए, पुराने जमाने में लोग आयरन नेल्स, हाँ लोहे की कीलें, या फिर बेयर पेल्स यानी भालू की खाल, कोको बीन्स, व्हेल टीथ, यहाँ तक कि गोल्ड नगेट्स यानी सोने के डले को भी मनी की तरह इस्तेमाल करते थे। वाओ, गोल्ड नगेट्स तो फिर भी समझ आता है भाई, उसकी अपनी कीमत है। पर बेयर पेल्ट्स या व्हेल टीथ, क्या ये हर जगह चलते होंगे? और इनकी वैल्यू कैसे तय होती होगी? ये तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो था। यही तो इसकी खासियत और दिक्कत दोनों थी। खासियत ये कि इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, मतलब उस कमोडिटी की खुद की कीमत थी, चाहे उसे मनी की तरह इस्तेमाल करें या किसी और काम में। बेयर पेल्ट ठंड से बचा सकता था, कोको बीन्स खाए जा सकते थे, गोल्ड का अपना इस्तेमाल था। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें भी तो बहुत रही होंगी। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्टोर करना, ये सब। बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत थे। पहली बात, कुछ कमोडिटीज वो पेरिशेबल होती हैं, मतलब समय के साथ खराब हो जाती हैं, जैसे अनाज या फल। इससे तो वैल्यू लॉस होता था। दूसरी दिक्कत, कुछ ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बल्की होती थी। सोचिए कितनी कीलें या खालें लेकर बाजार जाना पड़ता होगा, कितना वजन। तीसरा, हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा। मान लीजिए अचानक किसी इलाके में किसी खास कमोडिटी जैसे समुद्र के किनारे शेल्स की सप्लाई बहुत बढ़ जाए तो उसकी वैल्यू एकदम से गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम डिवीजन ऑफ लेबर और इंटरनेशनल ट्रेड को ठीक से सपोर्ट नहीं करता था। जरूरी नहीं कि जो कमोडिटी एक जगह मनी है वो दूसरी जगह भी एक्सेप्ट हो ही जाए। तो इन दिक्कतों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया होगा कि कोई बेहतर सिस्टम लाया जाए। इसके बाद क्या आया फिर? हाँ, कमोडिटी मनी की चैलेंजेस के बाद आया मेटालिक स्टैंडर्ड। ये एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा स्टेप था। मेटालिक स्टैंडर्ड मतलब धातुओं का इस्तेमाल, जैसे गोल्ड और सिल्वर। एग्जैक्टली, प्रिसाइसली। इसमें किसी कीमती धातु, प्रेशियस मेटल, मुख्य रूप से सोना या चांदी का इस्तेमाल मनी और करेंसी की स्टैंडर्ड वैल्यू तय करने के लिए होने लगा। ये धातुएं ज्यादा ड्यूरेबल थीं, डिविजिबल थीं, पोर्टेबल भी बेहतर थीं और इनकी सप्लाई भी नेचुरली लिमिटेड थी। इसमें दो प्रमुख स्टैंडर्ड उभरे। एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें मॉनेटरी यूनिट की वैल्यू सीधे सोने के एक फिक्स्ड वेट से जुड़ी होती थी, और दूसरा था सिल्वर स्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड इकोनॉमिक यूनिट ऑफ अकाउंट, चांदी का एक निश्चित वजन होता था। भारत के इतिहास में इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं, जैसे चांदी का टंका या शेरशाह सूरी का वो मशहूर रुपया, सिल्वर कॉइन। अच्छा, इसी दौर में शायद फुल बॉडीड कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आया होगा, मतलब वो सिक्के जिनकी अपनी कीमत हो। हाँ बिल्कुल, फुल बॉडीड कॉइन्स वो सिक्के होते थे जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उनमें लगी धातु जैसे सोना या चांदी की कीमत उनकी फेस वैल्यू यानी सिक्के पर लिखी कीमत जैसे 1 रुपया के बराबर या कभी-कभी उससे ज्यादा भी होती थी। पुराने जमाने का चांदी का 1 रुपए का सिक्का इसका बढ़िया उदाहरण है। लोगों का भरोसा सिक्के के धातु पर होता था, सरकार पर उतना नहीं। सुनने में तो ये कमोडिटी मनी से काफी बेहतर लगता है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और स्टैंडर्डाइज भी है। पर क्या इसमें कोई चैलेंज नहीं था? कोई दिक्कत नहीं आई? चैलेंजेस तो इसमें भी थे, बिल्कुल थे। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू होने के कारण
होर्डिंग का खतरा रहता था। अगर बाजार में धातु की कीमत, मान लीजिए चांदी की कीमत, सिक्के की फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो लोग सिक्के पिघलाने लगते थे या उन्हें जमा करके रखने लगते थे, सर्कुलेशन से बाहर कर देते थे। ग्रीशम्स लॉ यहीं से आता है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। और एक बहुत बड़ी समस्या थी प्रॉब्लम ऑफ डिबेसमेंट। जब राजाओं का खजाना खाली होने लगता था या युद्ध के लिए पैसा चाहिए होता था तो वो क्या करते थे, वो सिक्कों में बेस मेटल जैसे तांबा या सीसा की मिलावट बढ़ा देते थे, चांदी या सोने की मात्रा कम कर देते थे, लेकिन फेस वैल्यू वही रखते थे। ओहो, मतलब धोखा। हाँ, एक तरह से। इससे लोगों का भरोसा कम होता था और इन्फ्लेशन बढ़ता था। इंटरेस्टिंगली, डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण इस सिस्टम में भी संभव था, जब पुराने डिबेस सिक्कों को बंद करके नए चलाए जाते थे। तो धातुओं की इन मुश्किलों ने ही हमें आज की पेपर करेंसी की तरफ बढ़ाया, ये अगला कदम था। प्रिसाइसली। मेटालिक स्टैंडर्ड की अपनी सीमाएं थीं, खासकर जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो कर रही थीं, ट्रेड बढ़ रहा था, मेटल्स की सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती थी। इसने पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, या जिसे हम आज ज्यादातर फिएट मनी कहते हैं, उसका रास्ता तैयार किया। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था अपने समय का। फिएट मनी, ये टर्म बहुत सुना है आजकल। इसका मतलब क्या एग्जैक्टली? फिएट मनी, देखिए, ये वो मॉनेटरी सिस्टम है जिसमें करेंसी की वैल्यू किसी फिजिकल कमोडिटी जैसे सोना या चांदी से बैक नहीं होती। इसकी वैल्यू सरकार के ऑर्डर या फिएट, जो एक लैटिन शब्द है, मतलब लेट इट बी डन या आदेश, से चलती है। देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, कागजी नोट और सिक्के लीगल टेंडर के रूप में जारी करता है और सरकार गारंटी देती है कि इसे पेमेंट के लिए स्वीकार किया जाएगा। अच्छा, तो इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती? बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात यही है, इसके कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। 500 रुपए के नोट को बनाने का खर्चा शायद कुछ रुपए ही होता होगा, पर उसकी वैल्यू 500 रुपए है क्योंकि आरबीआई और सरकार ऐसा कहती है। और सबसे बढ़ के लोगों को इस सिस्टम पे भरोसा है। ट्रस्ट इज की हियर। और आजकल के सिक्के जैसे 1, 2, 5, 10 रुपए के, जो स्टील या निकल ब्रॉस के बने होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, वो कहलाते हैं टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स वो सिक्के हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उनमें लगी धातु की कीमत, उनकी फेस वैल्यू से बहुत कम होती है। 10 रुपए के सिक्के में लगी धातु की कीमत 10 रुपए से काफी कम होती है। ये भी फिएट मनी सिस्टम का ही हिस्सा है। लीगल टेंडर एंड बैंक मनी। आपने फिएट मनी के साथ लीगल टेंडर शब्द का इस्तेमाल किया। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज लीगल टेंडर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, खासकर एस्पिरेंट्स के लिए। बिल्कुल। लीगल टेंडर का सिंपल मतलब है कोई भी कॉइन या बैंक नोट जिसे कानूनन लीगली किसी भी तरह के डेट यानी कर्ज या ऑब्लिगेशन यानी देनदारी को चुकाने के लिए ऑफर किया जा सकता है, और जिसे लेने से क्रेडिटर यानी जिसे पैसा लेना है वो मना नहीं कर सकता। ये सरकार द्वारा बैक्ड होता है। अच्छा, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, ये पूरे देश में अक्रॉस द टेरिटरी सभी डेट्स और ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट के लिए लीगली वैलिड होता है। आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जैसा मैंने कहा, इसे देश का कोई भी नागरिक या एंटिटी किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता लीगली। अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये मनी सिस्टम का बिल्कुल आधार है, फाउंडेशन है। क्या लीगल टेंडर के भी टाइप्स होते हैं या सारे नोट और सिक्के एक जैसे ही हैं इस मामले में? हाँ, इंडिया में इसे ब्रॉडली 2 टाइप्स में बांटा जाता है, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये डिस्टिंक्शन जानना इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड लीगल टेंडर ये क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर में कॉइन्स यानी सिक्के आते हैं। इनसे आप एक लिमिट तक ही पेमेंट लीगली कंपेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉइनेज एक्ट 2011 के अनुसार आप 1 रुपए या उससे ज्यादा डिनोमिनेशन के सिक्कों में 1000 रुपए तक का पेमेंट लीगली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा सिक्कों में देना चाहें तो सामने वाला लीगली मना कर सकता है। सरकार इन्हें कॉइनेज एक्ट के तहत जारी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर? इसमें आते हैं करेंसी नोट्स। इनसे आप थियोरेटिकली किसी भी अमाउंट का डेट सेटल कर सकते हैं और सामने वाला लीगली मना नहीं कर सकता। आरबीआई भारत में 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट्स जारी करता है। नोट 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है, पर सर्कुलेट आरबीआई ही करता है, और टेक्निकली वो भी अनलिमिटेड लीगल टेंडर ही है।
हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। जैसे फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शंस पर जनरल प्रोहिबिशन है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि आजकल इतने सारे पेमेंट मेथड्स हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। एब्सोल्युटली। ये पॉइंट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। ये क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, डीडी, चेक्स, ये सब लीगल टेंडर नहीं है। इन्हें एक्सेप्ट करना या ना करना रिसीवर की मर्जी पर डिपेंड करता है। आप किसी को चेक लेने के लिए लीगली फोर्स नहीं कर सकते। हालांकि चेक बाउंस होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, वो अलग बात है। इसी तरह एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और यहां तक कि बिटकॉइंस या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। अच्छा, लीगल टेंडर के अलावा बैंक मनी भी एक टर्म है जो अक्सर सुनने में आता है। ये क्या है? क्या ये फिजिकल मनी है? नहीं, बैंक मनी कोई फिजिकल करेंसी नहीं है। ये कमर्शियल बैंक्स में लोगों द्वारा रखे गए डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट बैलेंसेस को रेफर करता है। इसे भी मनी माना जाता है क्योंकि इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट जारी किए गए चेक्स या फिर डिजिटल ट्रांसफर्स जैसे NEFT, RTGS, UPI वगैरह ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए वाइडली एक्सेप्टेड हैं। एसेंशियली ये बैंक्स द्वारा क्रिएट की गई परचेजिंग पावर है बेस्ड ऑन डिपॉजिट्स। और इसके कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? चेक्स और डीडीज जैसा आपने बताया। हाँ, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, DD, इसके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत डिफाइंड हैं। चेक एक डिपॉजिटर द्वारा अपने बैंक को दिया गया ऑर्डर होता है कि उसके अकाउंट से एक स्पेसिफिक पर्सन या बेयरर को पैसा पे किया जाए ऑन डिमांड। डिमांड ड्राफ्ट, DD, एक बैंक द्वारा अपनी ही दूसरी ब्रांच को दिया गया ऑर्डर होता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑन डिमांड पे किया जाए। DD ज्यादा सिक्योर माना जाता है क्योंकि ये प्रीपेड होता है, मतलब बैंक पैसा पहले ही ले लेता है। एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ओवरड्राफ्ट, OD। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है जहां बैंक कस्टमर को उसके अकाउंट बैलेंस जीरो होने के बाद भी एक प्री अप्रूव्ड लिमिट तक पैसे निकालने की अनुमति देता है। डिजिटल पेमेंट्स एंड NPCI। कैश और चेक से आगे बढ़कर आजकल तो डिजिटल पेमेंट्स का जमाना है। प्रैक्टिकली हर ट्रांजैक्शन, छोटी से छोटी चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक फोन से हो रहा है। ये क्या है टेक्निकली? डिजिटल पेमेंट्स का सीधा मतलब है पेमेंट्स जो डिजिटल या ऑनलाइन मोड से किए जाएं, बिना फिजिकल कैश एक्सचेंज के। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स या ई-पेमेंट्स भी कहते हैं। इसके पीछे जो कोर टेक्नोलॉजी काम करती है, जो इसे पॉसिबल बनाती है सीमलेसली, वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS। CBS, ये क्या चीज़ है? CBS मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो बैंक्स को सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट और रियल टाइम ऑपरेशंस की फैसिलिटी देता है। इसी वजह से आप किसी भी शहर की किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग से अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। इसे ब्रांचलेस बैंकिंग का एनेबलर कह सकते हैं। RBI का अपना CBS है जिसे ई-कुबेर कहते हैं, जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस और इंटर बैंक पेमेंट्स हैंडल करता है। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स को क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं? शायद सेटलमेंट टाइम के आधार पर? कुछ पेमेंट तुरंत हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है। हाँ, बिल्कुल। सेटलमेंट टाइम के आधार पर इन्हें 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है रियल टाइम सेटलमेंट और दूसरा है डिलेड सेटलमेंट, या जिसे बैच प्रोसेसिंग भी कहते हैं। रियल टाइम वाले कौन से हैं? रियल टाइम सेटलमेंट में फंड्स ट्रांसफर और सेटलमेंट लगभग इंस्टेंटली होता है, 24/7 अवेलेबल रहता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब NPCI मैनेज करता है, और दूसरा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, जिसे RBI मैनेज करता है। RTGS आमतौर पर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए है। और डिलेड सेटलमेंट वाले? डिलेड सेटलमेंट में ट्रांजैक्शंस को बैचेस में प्रोसेस किया जाता है और सेटलमेंट कुछ घंटों बाद होता है, यूजुअली बैंक वर्किंग आवर्स के दौरान। हालांकि नेफ्ट अब 24/7 हो गया है। इसमें आते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT।
इसे भी आरबीआई मैनेज करता है और इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए। पहले नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस NECS भी था, जिसे काफ़ी हद तक अब नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस NACH ने रिप्लेस कर दिया है। NACH को NPCI मैनेज करता है और ये बल्क पेमेंट्स जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, EMI कलेक्शंस के लिए बहुत यूजफुल है। कार्ड पेमेंट सिस्टम्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स का सेटलमेंट भी बैच प्रोसेस में ही होता है, यूजुअली T+1 बेसिस पर। इन सिस्टम्स का रेगुलेशन कैसे होता है और इन्हें एक्सेस कौन कर सकता है? क्या कोई भी ऐप बनाकर पेमेंट शुरू कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में इन सभी पेमेंट सिस्टम्स को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई ही लाइसेंस देता है और रूल्स बनाता है। बैंक्स इन सिस्टम्स को सीधे एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड मिलता है, जो हर ब्रांच का यूनिक कोड होता है। लेकिन नॉन बैंकिंग एंटिटीज जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह या पेमेंट गेटवेज को इन सिस्टम्स को यूज करने के लिए किसी स्पॉन्सर मेंबर बैंक के साथ टाई अप करना पड़ता है। वो सीधे एक्सेस नहीं कर सकते। आपने कई बार NPCI का जिक्र किया। ये संस्था क्या है और इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन में? व्हाट इज NPCI? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI, आप कह सकते हैं कि भारत के पेमेंट इकोसिस्टम की बैकबोन है। ये भारत में सभी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करने वाली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये समझना जरूरी है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के प्रोविजंस के तहत एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि देश में एक रोबस्ट, सिक्योर और एफिशिएंट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। इम्पॉर्टेंटली, इसे कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25, जो अब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 है, के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। NPCI के वो कौन से मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिनका असर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं? UPI तो शायद सबसे फेमस है ना? बिल्कुल, UPI ने तो क्रांति ला दी है। NPCI के कई की प्रोडक्ट्स हैं और कई तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। पहला है रुपे। ये इंडिया का अपना डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है, जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था। ये इंटरनेशनल स्कीम्स जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड का अल्टरनेटिव है। बैंक्स रुपे डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड्स इशू करते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC, ये वन नेशन वन कार्ड इनिशिएटिव का हिस्सा है। एसेंशियली ये रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड है जो ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस, टोल, रिटेल पेमेंट्स और कैश विड्रॉल के लिए यूज हो सकता है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जैसा हमने बात की, ये 24/7 रियल टाइम इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सर्विस है। मोबाइल, इंटरनेट, ATM, SMS कई चैनल से अवेलेबल है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI लॉन्च्ड इन 2016। ये IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, जिसने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से मैनेज करना पॉसिबल बनाया। फीचर्स लाइक VPA, QR स्कैन एंड पे, डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ने इसे बेहद पॉपुलर बनाया है। हाँ, UPI तो सच में गेम चेंजर है। और क्या है NPCI के प्रोडक्ट्स? और भी हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS, ये सभी रिकरिंग यूटिलिटी बिल पेमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीकॉम, DTH, लोन रीपेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, फास्टैग रिचार्ज वगैरह के लिए एक इंटीग्रेटेड इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। अब 20,000 से ज़्यादा बिलर्स BBPS पर लाइव हैं। एक ही जगह सारे बिल भरो। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम APS एंड आधार पेमेंट ब्रिज APB। APS बैंक कस्टमर्स को आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए माइक्रो ATMs पर बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जैसे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी करने देता है, खासकर रूरल एरियाज में। APB लॉन्च 2011, बाद में NACH पर माइग्रेट हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स DBTs को सीधे बेनिफिशरीज के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स में भेजने में मदद करता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी BHIM launched in December 2016। ये NPCI का अपना UPI बेस्ड मोबाइल पेमेंट्स ऐप है, जिसे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। भारत QR लॉन्च्ड 2016। ये एक इंटरऑपरेबल QR कोड स्टैंडर्ड है,
जैसे मर्चेंट्स डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं विदाउट नीडिंग अ फिजिकल POS मशीन। कस्टमर किसी भी सपोर्टिंग बैंक ऐप से स्कैन करके पे कर सकता है। NACH National Automated Clearing House launched around 2007 but became prominent later. ये बल्क repetitive payments, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सिडी, EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करने का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट रजिस्टर करने का प्लेटफॉर्म भी है। डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप तो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। हाँ, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फैक्ट्स जो एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए? जरूर। कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, UPI वॉल्यूम और वैल्यू दोनों टर्म्स में देश का डोमिनेंट रिटेल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। फिनोमिनल ग्रोथ देखी है इसने। दूसरा, RBI और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने UPI और सिंगापुर के पे नाउ को लिंक करने का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया फरवरी 2023 में। इससे क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस इंडिया और सिंगापुर के बीच बहुत आसान और सस्ते हो गए हैं। तीसरा, भूटान अपने QR कोड डिप्लॉयमेंट के लिए UPI स्टैंडर्ड्स अपनाने वाला पहला देश बना था। अब सिंगापुर, UAE, फ्रांस, नेपाल, UK जैसे कई देशों में UPI एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है या प्रोसेस में है। ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है। चौथा, IMPS की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को RBI ने अक्टूबर 8, 2021 को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था, ताकि लोग बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शंस आसानी से कर सके। पांचवां, अगस्त 2021 में ई-रुपी लॉन्च किया गया था। ये फंडामेंटली एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वाउचर है जो QR कोड या SMS स्ट्रिंग के रूप में डिलीवर होता है। बेनिफिशियरीज को इसे रिडीम करने के लिए बैंक अकाउंट, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। बेसिक फोन पर भी चलता है। इसका पहला मेजर यूज केस कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हुआ था। अब इसे स्कॉलरशिप्स वगैरह में भी यूज कर रहे हैं। और छठा, RBI's डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स देश में डिजिटाइजेशन के अडॉप्शन को मेजर करता है। मार्च 2018 को बेस पीरियड इंडेक्स इज इक्वल टू 100 मानते हुए ये इंडेक्स सितंबर 2023 में 418.77 तक पहुंच गया। ये डिजिटल पेमेंट्स के फिनोमिनल ग्रोथ को दिखाता है। वाह, ये सारे अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्रिप्टो करेंसी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। डिजिटल पेमेंट्स के साथ ही एक और चीज की बहुत चर्चा होती है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह। ये क्या है फंडामेंटली? ये मनी से कैसे अलग है? हाँ, क्रिप्टो करेंसी एक हॉट टॉपिक है। देखिए, ये एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी यानी एन्क्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है सिक्योरिटी के लिए। ये जनरली डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, मतलब आमतौर पर किसी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट या बैंक द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती। ये ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने और नई यूनिट्स क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT जैसे कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती हैं। ट्रांजैक्शंस को अनोनिमस या सूडोनिमस तरीके से डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या ये मनी है? ये एक डिबेटेड टॉपिक है। इसमें मनी के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ जगहों पर या यूनिट ऑफ अकाउंट लिमिटेड यूज, लेकिन वॉलेटिलिटी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण ये स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स के रूप में रिलायबल नहीं मानी जाती। भारत में इनका लीगल स्टेटस भी कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग है। RBI ने अपनी डिजिटल करेंसी CBDC पर काम किया है, जिसे ई-रुपए कहते हैं। क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने की बात चल रही है, पर अभी वो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो की कॉम्प्लेक्सिटी से वापस मनी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमने देखा कि मनी इवॉल्व हुआ कमोडिटी मनी से फियाट मनी तक, पर इसके कोर फंक्शंस क्या हैं? व्हाई डू वी नीड मनी? ये बार्टर सिस्टम की किन कमियों को दूर करता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। मनी के फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली ये समझने के लिए कि ये इकोनॉमी में करता क्या है। इन्हें हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं? सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत थी दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को एक्सप्रेस करने का एक कॉमन डिनोमिनेटर, एक कॉमन स्केल प्रोवाइड करता है। हम हर चीज की कीमत रुपीस, डॉलर्स या यूरोज में बता सकते हैं। इससे कंपैरिजन, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक कैलकुलेशन सब आसान हो जाता है। बार्टर में ये बहुत मुश्किल था।
एक गाय इज इक्वल टू कितनी बकरियां इज इक्वल टू कितना अनाज, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। और सेकेंडरी फंक्शंस प्राइमरी फंक्शन से ही डिराइव्ड हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी वेल्थ को स्टोर करने का एक कन्वीनियंट तरीका है। आप आज पैसा कमाकर उसे भविष्य के यूज के लिए सेव कर सकते हैं। अनलाइक मेनी कमोडिटीज इन बार्टर जैसे अनाज, मॉडर्न मनी पेरिशेबल नहीं है और इसकी स्टोरेज कॉस्ट नेग्लिजिबल है। हालांकि ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन इसकी परचेजिंग पावर को समय के साथ इरोड कर सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, मनी फ्यूचर पेमेंट्स जैसे लोन रीपेमेंट, सैलरीज, रेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड करता है। आप आज बोरो करके फ्यूचर में एक अग्रीड मॉनेटरी अमाउंट रीपे कर सकते हैं। ये स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड है। बाटा में फ्यूचर पेमेंट्स तय करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि कमोडिटी की वैल्यू और क्वालिटी बदल सकती थी। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी वैल्यू को एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से ट्रांसफर करने में मदद करता है। आप दिल्ली में प्रॉपर्टी बेचकर मिले पैसे से मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। रेमिटेंसेस भेजना आसान है। इनके अलावा भी कोई फंक्शंस हैं? हाँ, कुछ कंटिंजेंट या अदर फंक्शंस भी हैं जो मॉडर्न इकोनॉमीज में इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को उनके कंट्रीब्यूशन के बदले रिवॉर्ड्स, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मॉनेटरी टर्म्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, पूरा मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम लोन्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स मनी पर ही बेस्ड है। लिक्विडिटी, मनी सबसे लिक्विड एसेट है, मतलब इसे बिना वैल्यू लॉस के तुरंत किसी भी चीज के बदले एक्सचेंज किया जा सकता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, प्रॉफिट, कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी और प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट मनी टर्म्स में मेजर करते हैं और उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बार्टर एक्सचेंज एंड मनी सप्लाई। आपने फंक्शंस ऑफ मनी बताते हुए बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज मेंशन की। क्या हम उन चैलेंजेस को थोड़ा और डिटेल में लिस्ट कर सकते हैं ताकि मनी की इंपॉर्टेंस और साफ हो जाए? एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि मनी क्यों आया। बिल्कुल, मनी के फंक्शंस असल में बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अगर हम बार्टर की मेजर चैलेंजेस को लिस्ट करें तो वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये सबसे बड़ी हर्डल थी। सोचिए दो ऐसे लोगों का मिलना जिनका एक दूसरे के गुड्स के लिए रेसिप्रोकल डिमांड हो, कितना मुश्किल रहा होगा। मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास कपड़ा है, तो मुझे ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जिसके पास गेहूं हो और उसे कपड़ा चाहिए हो। वेरी इनएफिशिएंट, हाई सर्च कॉस्ट्स, ऐसा पर्सन ढूंढने में टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज लगते थे, बहुत समय बर्बाद होता था। लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जैसा हमने कहा चीज़ों की रिलेटिव वैल्यू तय करना मुश्किल था। एक गाय बराबर कितनी बकरियां बराबर कितना अनाज, एक्सचेंज रेट्स फिक्स करना बहुत कॉम्प्लेक्स था, कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ चीज़ों जैसे लाइव एनिमल्स या बड़ी वस्तुएं को छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता था स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए। आप आधी गाय तो नहीं दे सकते ना। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, कमोडिटीज को स्टोर करना मुश्किल था, बल्कि थी, कुछ की स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा थी, फ्यूचर यूज के लिए वेल्थ एक्यूमुलेट करना कठिन था। प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या लोन्स बार्टर सिस्टम में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थे क्योंकि कमोडिटी की वैल्यू और क्वालिटी समय के साथ बदल सकती थी। स्टोरेज इश्यूज थे, कैसे तय करेंगे कि 5 साल बाद कितनी अच्छी क्वालिटी का अनाज वापस मिलेगा। हाँ, ये सारी दिक्कतें तो बहुत बड़ी थी। इन्होंने ही मनी के इन्वेंशन और एक्सेप्टेंस को इनएविटेबल बना दिया होगा। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनी सप्लाई की। इसका क्या मतलब है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में? मनी सप्लाई एक क्रूशियल मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। Simply put, it refers to the total stock of money circulating in an economy at a specific point in time. मतलब किसी एक समय पर अर्थव्यवस्था में कुल कितना पैसा चलन में है। हाँ, इसमें आम जनता के पास मौजूद करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स और बैंक्स में रखे डिमांड डिपॉजिट्स शामिल होते हैं जिन्हें ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है। ये प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमिन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये समझना जरूरी है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये एक स्टॉक वेरिएबल है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मनी का सर्कुलेशन एक फ्लो है। इंडिया में मनी सप्लाई को मेजर कौन करता है और कैसे? आरबीआई के कुछ मेजर्स हैं M1, M2, M3, M4। ये क्या है? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मनी सप्लाई को मेजर और मॉनिटर करता है। आरबीआई इसके लिए 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स पब्लिश करता है,
जिन्हें M1, M2, M3 और M4 कहते हैं। ये लिक्विडिटी के आधार पर डिफाइंड है। लिक्विडिटी मतलब कितनी आसानी से उसे ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है। सबसे पहला है M1 इक्वल्स टू CU प्लस DD। CU मतलब करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, जो जनता के पास है, बैंकों में नहीं। DD मतलब नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स का वो हिस्सा जो कभी भी निकाला जा सकता है। फिर है M2 इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। इसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स डिपॉजिट भी जुड़ जाते हैं। उसके बाद M3 इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। नेट टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FDs, रिकरिंग डिपॉजिट्स, RDs, जो लोगों ने बैंकों में रखे हैं, जिन्हें एक निश्चित समय के बाद ही निकाला जा सकता। और आखिर में M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, NSC। इसमें पोस्ट ऑफिस के सभी डिपॉजिट्स आ जाते हैं, NSC को छोड़कर। अच्छा, तो इनमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है और पॉलिसी मेकिंग में कौन सा मेजर ज्यादा रेलेवेंट है? ये लिक्विडिटी का ऑर्डर क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है क्योंकि ये मनी के सबसे लिक्विड फॉर्म्स को इंक्लूड करते हैं। इन्हें आसानी से खर्च किया जा सकता है। M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है क्योंकि ये लेस लिक्विड डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड करते हैं। लिक्विडिटी के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, फिर M2, फिर M3 और M4 सबसे कम लिक्विड है। M1, M2, M3 एंड M4 लिक्विडिटी के घटते क्रम में। M3 is the most commonly used measure of money supply in India for policy purposes. RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज AMR भी कहते हैं क्योंकि ये टोटल मनी सप्लाई का एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर माना जाता है। लिक्विडिटी के घटते क्रम में प्रैक्टिकल एनालिसिस में M2 और M4 पर सापेक्षिक कम फोकस रहता है। M1 और M3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और रिलेटेड टर्म है रिजर्व मनी या M0। ये M1, M2, M3, M4 से कैसे अलग है? इसे हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, रिजर्व मनी M0, जिसे हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, ये मनी सप्लाई मेजर्स M1 से M4 तक से फंडामेंटली अलग है। ये दिखाता है कि बैंकिंग सिस्टम में बेस मनी कितना है, मतलब RBI ने कितना पैसा सिस्टम में डाला है। इसका फॉर्मूला है M0 इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन। इसमें जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास वॉल्ट कैश दोनों शामिल हैं, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द RBI, ये वो पैसा है जो बैंकों ने RBI के पास CRR वगैरह के रूप में रखा है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, ये बहुत छोटा कंपोनेंट है। इसका फॉर्मूला है essentially M0 represents the total liability of the monetary authority, यानी RBI of the country। सेंट्रल बैंक द्वारा इश्यू की गई करेंसी या तो जनता के पास होती है या कमर्शियल बैंक्स के वॉल्ट्स में, या फिर कमर्शियल बैंक्स इसे RBI के पास रिजर्व्स के रूप में रखते हैं। यही M0 कमर्शियल बैंक्स के लिए क्रेडिट क्रिएशन का आधार बनता है। इसीलिए इसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं, क्योंकि M0 में 1 रुपए के चेंज से M3 टोटल मनी सप्लाई में कई गुना चेंज आता है। ये मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण होता है। डिमांड फॉर मनी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। हमने मनी सप्लाई की बात की कि RBI और बैंक्स मिलकर इसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डिमांड फॉर मनी। लोग अपने पास कैश या लिक्विड मनी क्यों रखना चाहते हैं? बैंक्स में रखने से ब्याज भी मिलता है, तो लोग कैश क्यों रखते हैं? ये बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चन है। क्यों लोग लिक्विडिटी पसंद करते हैं? इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स ने इसके पीछे 3 मुख्य मोटिव्स बताए थे जो आज भी रेलेवेंट है। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव। ये सबसे ऑब्वियस रीजन है। लोगों को डे टू डे ट्रांजैक्शंस, मतलब रोजमर्रा की खरीदारी, बिल्स पेमेंट वगैरह के लिए कैश या रेडिली अवेलेबल बैंक बैलेंस चाहिए होता है। आप सारी इनकम तो FD में नहीं रख सकते ना। ये डिमांड आपकी इनकम लेवल, रियल GDP और जनरल प्राइस लेवल के साथ बढ़ती है। ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा स्पेंडिंग, मतलब ज्यादा ट्रांजैक्शन डिमांड। दूसरा, स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये इंटरेस्ट रेट्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से जुड़ा है। लोग, स्पेशली इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, कुछ कैश होल्ड करते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें।
जैसे अगर उन्हें लगता है कि बॉन्ड्स की कीमतें गिरने वाली हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो वो अभी कैश होल्ड करेंगे और कीमतें गिरने पर बॉन्ड्स खरीदेंगे। ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड है। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो कैश होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए लोग कैश कम होल्ड करना चाहेंगे और वाइस वर्सा। तीसरा, प्रिकॉशनरी मोटिव। लोग अनफोर्सीन कंटिंजेंसीज, मतलब अचानक आने वाली ज़रूरतें जैसे बीमारी, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से डील करने के लिए भी कुछ कैश बफर रखना चाहते हैं। ये फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करता है। तो मतलब कैश रखने का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, जो ब्याज हम गंवा रहे हैं। एग्जैक्टली। कैश हाथ में रखने का मतलब है कि आप उस पैसे पर पॉसिबल इंटरेस्ट या रिटर्न फोगो कर रहे हैं, जो उसे बैंक डिपॉजिट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके कमा सकते थे। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी है। इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा, ये कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब वापस मनी सप्लाई पर आते हैं। इसे कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं? आरबीआई तो M0 इशू करता है, पर M3 टोटल सप्लाई कैसे डिटरमिन होता है? आपने कहा था ये सिर्फ आरबीआई पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, M3 सिर्फ आरबीआई के एक्शंस पर ही नहीं बल्कि पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। इसके मेन डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला फैक्टर है द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक, जिसे हम करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR से मेजर करते हैं। CDR is the ratio of money held by the public in currency, C, to that they hold in bank deposits, D. So CDR is equal to CD. ये लोगों के लिक्विडिटी प्रेफरेंस को दिखाता है। अगर लोग कैश ज़्यादा प्रेफर करते हैं, CDR हाई है, तो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स कम होंगे। डिपॉजिट्स कम होंगे तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी यानी लोन देने की क्षमता कम होगी, जिससे मनी सप्लाई कम होगी। CDR सीजनल पैटर्न्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे त्योहारों के समय लोग ज़्यादा कैश निकालते हैं तो CDR बढ़ जाता है। या फिर बैंकिंग हैबिट्स पर, जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, लोग बैंक डिपॉजिट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो CDR कम हो सकता है। दूसरा फैक्टर है द बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जिसे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो RDR से मेजर करते हैं। RDR इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व्स। सो RDR इक्वल्स रिजर्व्स ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। बैंक रिजर्व्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं। A, वॉल्ट कैश, जो कैश बैंक अपनी ब्रांच में रखते हैं, एंड B, डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद RBI, जो वो RBI के पास रखते हैं, जैसे CRR। बैंक रिजर्व्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं। बैंक्स रिजर्व्स क्यों रखते हैं? पहला, अकाउंट होल्डर्स की विड्रॉल डिमांड्स पूरी करने के लिए। दूसरा, RBI लीगली मैंडेट करता है कि बैंक्स कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स रिजर्व्स के रूप में रखें। तीसरा फैक्टर है द बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक। RBI दो तरह से इन्फ्लुएंस करता है। एक तो हाई पावर्ड मनी M0 की सप्लाई कंट्रोल करके, दूसरा RBI RDR को इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो CRR। बैंक्स को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL का एक मिनिमम फ्रैक्शन RBI के पास कैश रिजर्व्स के रूप में रखना कंपल्सरी होता है। इस पर बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, बैंक्स को अपने NDTL का एक मिनिमम फ्रैक्शन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास रखना होता है। तो CRR और SLR का मनी सप्लाई पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? अगर RBI इन्हें चेंज करता है तो क्या होता है? देखिए, जब RBI CRR या SLR बढ़ाता है तो बैंक्स को ज्यादा रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। इससे उनके पास लोन देने के लिए अवेलेबल फंड्स, जिन्हें लोनेबल फंड्स कहते हैं, वो कम हो जाते हैं। जब लोनेबल फंड्स कम होते हैं तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटती है, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई M3 कम होती है। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक टूल है। और अगर घटाता है तो? इसके ऑपोजिट, अगर RBI CRR SLR घटाता है तो बैंक्स के पास लोनेबल फंड्स बढ़ जाते हैं, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ती है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए किया जा सकता है जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही हो। मनी मल्टीप्लायर एंड ATMs। आपने हाई पावर्ड मनी M0 और क्रेडिट क्रिएशन की बात की और बताया कि M0 में चेंज से M3 में मल्टीपल चेंज आता है। यहीं पर मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? ये क्या है?
यस, एब्सोल्युटली। मनी मल्टीप्लायर, जिसे अक्सर एम से डिनोट करते हैं, ये मेजर करता है कि सेंट्रल बैंक द्वारा सप्लाई किए गए हाई पावर्ड मनी M0 की हर एक यूनिट से कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी M3 क्रिएट कर सकता है। ये बैंकिंग सिस्टम की एबिलिटी को दिखाता है कि वो लेंडिंग और रीडिपॉजिटिंग के प्रोसेस के थ्रू मनी सप्लाई को कैसे एक्सपैंड करते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 LRR, जहां LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, जिसमें CRR और SLR रिक्वायरमेंट्स शामिल होती हैं। सो LRR जितना कम होगा, मतलब CRR SLR कम होंगे, मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा और बैंक्स उसी बेस मनी M0 से ज्यादा क्रेडिट और M3 क्रिएट कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग। मतलब RBI M0 कंट्रोल करके और LRR, CRR, SLR सेट करके ओवरऑल M3 सप्लाई को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक बिहेवियर CDR के साथ मिलकर। चलिए अब डिस्कशन के एंड की तरफ बढ़ते हुए ATMs की बात करते हैं। बैंकिंग का एक बेहद कॉमन फीचर जिसके बिना शायद हम आज बैंकिंग सोच भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मीनिंग ये एक कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जो बैंक कस्टमर्स को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, स्पेशली डिस्पेंसिंग कैश यानी नकदी निकालने की फैसिलिटी देती है, बिना बैंक ब्रांच जाए या किसी ह्यूमन टेलर से बात किए। अदर फंक्शंस आजकल ATMs पर कैश विड्रॉल के अलावा बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट जैसे कई नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी पॉसिबल हैं। ATMs के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। मैंने सुना है व्हाइट लेबल, ब्राउन लेबल ATMs के बारे में। ये क्या है? लोकेशन के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है? हाँ, इन्हें क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं जो जानना यूजफुल है। टाइप्स बाय लोकेशन। ऑन साइट ATMs, ये ATMs बैंक की ब्रांच प्रीमाइसेस के अंदर या बिल्कुल पास में लगे होते हैं, कन्वीनियंस के लिए। ऑफ साइट ATMs, ये स्टैंड अलोन ATMs होते हैं जो बैंक ब्रांच से दूर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर लगाए जाते हैं, जैसे मॉल्स, मार्केट प्लेसेस, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल एरियाज, ताकि लोगों को आसानी से एक्सेस मिल सके। टाइप्स बाय लेबल, ओनरशिप ऑपरेशन मॉडल, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। बैंक ओन्ड ATMs, ट्रेडिशनली बैंक्स खुद ही ATMs सेटअप, ओन और ऑपरेट करते थे। ये सबसे कॉमन टाइप है। व्हाइट लेबल ATMs, इन्हें नॉन बैंक एंटिटीज सेटअप, ओन और ऑपरेट करती हैं। RBI इन्हें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत ऑथोराइज करता है। इनका एम ATM पेनिट्रेशन बढ़ाना है, खासकर सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में जहां बैंक्स के लिए ATM लगाना वायबल नहीं होता। ये किसी पर्टिकुलर बैंक की ब्रांडिंग डिस्प्ले नहीं करते, न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल इंडिया कैश, टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस, इंडिया वन पेमेंट्स। किसी भी बैंक का कस्टमर इन्हें यूज कर सकता है। ब्राउन लेबल ATMs, इसमें ATM हार्डवेयर और मशीन का लीज एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर ओन करता है, लेकिन कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क कनेक्टिविटी स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड करता है, जिसका ब्रांड ATM पर यूज होता है। एसेंशियली बैंक्स ऑपरेशंस आउटसोर्स कर देते हैं कॉस्ट बचाने के लिए। ग्रीन लेबल ATMs, ये ATM स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते हैं। येलो लेबल ATMs, ये ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करने के लिए यूज होते थे, हालांकि अब डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट्स ज्यादा कॉमन है। पिंक लेबल ATMs, ये ATMs स्पेशली वुमेन्स बैंकिंग नीड्स केटर करने के लिए होते हैं। एक्सेस इज ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन ओनली, समटाइम्स विद फीमेल गार्ड्स टू एंश्योर सेफ्टी एंड कंफर्ट। ये लेबल्स वाला क्लासिफिकेशन काफी यूजफुल है समझने के लिए। ये था मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल UPSC सिविल 360 को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।